ठीक है। क्लैट को अब ज़्यादा समय नहीं बचा, तो इस वक्त मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी बच्चा कि आप न्यू कुछ उठाए। करंट अफेयर हमें 30 नवंबर तक अच्छे से रिवाइज करना है। पुराना करंट अफेयर ये 10-15 दिन में रिवाइज करना है। बेवजह हर एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे मॉड्यूल्स और अननेसेसरी मटेरियल जो आपने अभी तक रिविजिट नहीं करा है उसे रिविजिट नहीं करना है। एग्जाम के पहले कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर रहे थे बेटा, वो सेम स्ट्रेटजीज आपको और फॉलो करनी है, ठीक है। कुछ दिक्कत, कुछ समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए, तो कल के जो करंट अफेयर सेशन था उसमें भी हमने दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस साल के करंट अफेयर टॉपिक्स थे उसको डिस्कस किया था, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। अब टॉपिक्स तो जितने हो चुके हैं हमारी सेशंस में, पहले उनका डिटेल डिस्कशन हो चुका है, तो हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन करने का कोई तर्क अभी बनता नहीं है। जितने हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका फायदा है। तो आज के सेशन में भी बेटा हम एमसीक्यूज पर फॉलो करने वाले और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। चलिए, तो इस साल न्यूज़ में बहुत चर्चा में जो रहा था वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो बच्चा, इंडिया की जब हम सेमीकंडक्टर मिशन की बात करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जब हम बात करेंगे, तो हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो उन सब में वी हैव सीन दैट हमें खुद रिलायबल होने के लिए अपने जो सेमीकंडक्टर है, अपने जो पार्ट्स है, वो हमें खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। कभी हम ये नहीं कर रहे और अभी भी हम फॉरेन कंट्रीज पर रिलाई करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। यही सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई थी। तो आपसे कोई पूछे बेटा कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड ये सब बनाते हैं, वो मिशन, वो इनिशिएटिव की हम कभी बात करें तो किस कॉरपोरेशन के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो बच्चा, ये जो इनिशिएटिव है ये आता है आपका डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर, ठीक है। डीजी इंडिया, मैं इसको नाम दूंगी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, ये हमें याद रखना है। फिर बच्चा आपसे कोई पूछे, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर, ये पर्टिकुलर जगह पे होने वाली है, तो ये कौन सी स्कीम में फंड दिया जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू IFTLCD बेस्ड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को जो फंड मिलेगा वो मिलेगा स्कीम फॉर एस्टेब्लिशिंग डिस्प्ले फैब से बेटा, ठीक है। PDF की बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी ऑडियंस है, ठीक है, PDF आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डल जाती, जो क्लैट बाय प्रो विद्या का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। और कभी हम ये पूरे जो DLI स्कीम की कभी हम बात करते हैं सुहानी, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव की बेटा, तो ये जो स्कीम है इसमें कितना फाइनेंशियल असिस्टेंट हमें ऑफर हुआ है? तो इसमें बच्चा फाइनेंशियल असिस्टेंट जो ऑफर हुआ है वो है 15 करोड़ का। और कभी हम सेमीकंडक्टर मिशन के ऑब्जेक्टिव एम्स, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, ये जानबूझ के यहाँ पे डाला गया। क्लैट 2025 को आप देखोगे तो बहुत जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उस साल पैसेज में ही आंसर्स दे के रखे थे। तो इस बार भी आपको 10 मिनट का भी आप टारगेट रख रहे हो, 10 to 12 मिनट टू सॉल्व द करंट अफेयर, तो पहले तो आपको फटाफट जो आंसर आते हैं उनको मार्क करना है। अब जो मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े सब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, तो यू हैव टू रिलाई ऑन द पैसेज में मोस्टली आंसर होता है, देयरफॉर यू डोंट हैव टू इग्नोर सच क्वेश्चंस एंड एक बार फटाक से पैसेज रिविजिट कर लीजिएगा। तो क्या एम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का? तो बच्चा, इसका एम है कि हमें खुद बूस्ट करनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और हमें हमारा डिज़ाइन इकोसिस्टम खुद बनाना है, ठीक है बेटा। कोई समस्या, कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हम जब सेमिकॉन इंडिया 2022 की कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर इंट्रोडक्टिंग द सेमीकंडक्टर मिशन भारत में। सो ये मिशन के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सेमिकॉन इंडिया 2022, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो बच्चे, इसका ऑब्जेक्टिव था कि हमें भारत में ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब और हमें कोलैबोरेशन को फॉस्टर करना था टू प्रमोट द सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग in India. Now, again, when I'm talking about the important current affair of 2024 and 2025, we cannot forget all the animal relative incentives by the government. हम आप सबको प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए जब हम
एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लायन, बच्चा प्रोजेक्ट लायन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो एशियाटिक लायन थे ना, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। गुजरात में सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक जो मिशंस है ये सब बेटा हमें पता होने चाहिए। चलिए नाउ, तो यहाँ पर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था इसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। प्रोजेक्ट एलिफेंट इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम जब साउथ स्टेट्स की बात करते हैं, कर्नाटका जहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, केरला, तो यहाँ पर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत हुए थे। बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट जो ह्यूमन टेरिटरी है वहाँ पर वो आ गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स जंगल बचे नहीं है तो कहाँ पर जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पर पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से किस साल में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च करा था? तो इसको लॉन्च करा था बच्चा 1992 में। कब लॉन्च करा था? 1992 में। कैसे याद रखोगे? जैसे ही आपका एलपीजी आया था 1991 में, उसके तुरंत एक साल बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया था। क्या मैनेज करने के लिए? जो आपकी वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एलिफेंट्स भारत में कहाँ पर पाए जाते? तो वो पाए जाते बच्चा कर्नाटका में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट पार्ट ऑफ मिटिगेट ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया? अब जब फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर से हमें याद रखना है, पैसेज को रिविजिट करना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को आप यहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए। So your A, B and D are correct. Now, moving towards our next, तो गवर्नमेंट ने कौन से लीगल मेजर्स लिए थे जो कैप्टिव एलिमेंट्स थे इनके ट्रांसलोकेशन के लिए? कैसे एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए? तो बच्चे ये रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करे गए थे 2024 में, ठीक है। तो कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल 2024 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बच्चा यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सो what is one of the most critical threat for survival of Asian elephants in India? तो क्यों हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही इंडिया में? क्या उनको थ्रेट है? ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पोचिंग की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से जो एशियन एलिफेंट इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। नाउ अगेन ओलंपिक्स, क्रिकेट, सो एंड सो, इस साल ये साल बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का भी रहा है तो वो हमारे लिए फिर से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जब मैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स की बात करती हूँ ऑफ 2024, तो इसके जो फ्लैग बियरर थे इस बार के ओपनिंग सेरेमनी के, तो वो थे सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। और भारत ने कितने मेडल्स इस बार पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं? तो भैया हमारे यहाँ आए 29 मेडल, ठीक है। कभी हम बात करेंगे हु बिकम द फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन मैन जेवलिन थ्रो। तो पहली बार भारत से किनको गोल्ड मेडल मिला इन पैरा ओलंपिक्स फॉर मैन जेवलिन थ्रो F41 में? तो ये मिला है बच्चा नवदीप सिंह को। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें नीरज चोपड़ा लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रही हूँ। सो इट इज योर नवदीप सिंह। चलिए बच्चा, तो which Indian para athlete became the first to win medals at 3 consecutive para Olympics? तो एक कौन से वो भारतीय थे जिन्हें लगातार 3 मेडल्स मिले थे इन पैरा ओलंपिक्स? तो वो थे बच्चा आपका मरियप्पन, ठीक है। नाउ ये सब तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कौन से कंट्री से मेडल जीते गए हैं, तो वो है चाइना एज ऑलवेज। नाउ जब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करती हूँ पैरा ओलंपिक्स की, तो कौन से भारतीय पर्सन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में? फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट पैरा ओलंपिक्स गेम एंड विच ईयर? तो इन पर मूवी भी बनी है, मुरलीकांत पेटकर इन 1972, जो चंदू चैंपियन मूवी है इन पर ही बनी है। तो बच्चा ये पहले भारतीय थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन पैरा ओलंपिक्स गेम्स, ठीक है, इन 1972
2, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज की हर एक बच्चे को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, कभी समय हो तो मूवी भी देख लेनी चाहिए। चंदू चैंपियन एक बार आप जाके मूवी जरूर देखिएगा, ठीक है। आपका जो लास्ट का टाइम बचेगा ना 7 दिसंबर, आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे 5-6, तो तब आप ये पर्टिकुलर मूवी देख सकते हैं। चलिए, व्हेन वर द लास्ट साइमल्टेनियस, अब हम इलेक्शंस का ये साल बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है, राइट फ्रॉम योर बिहार इलेक्शंस, ठीक है, अपकमिंग स्टेट्स में भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो इलेक्शन से जुड़ी जो भी चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कब भारत में इलेक्शन होते हैं, क्या लोकसभा एंड जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है क्या साइमल्टेनियसली ये हो सकते हैं या नहीं, इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, तो व्हेन वर द लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज हेल्ड इन इंडिया, तो लास्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन कब हुआ था राज्य लोकसभा का और स्टेट असेंबली का, तो वो हुआ था 1967 में। नाउ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज प्रपोज टू अलाउ, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स देना है, चुप नहीं बैठना है, ठीक है, जो भी बच्चे हैं। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज प्रपोज टू अलाउ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। देखिए, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ओरिजिनली बाद में इसको अमेंडमेंट करके लाया गया था। तो हम कभी अमेंडमेंट की बात करेंगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82A है, ये इसकी बात करता है फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस। नाउ, कौन सी वो कमिटी थी जिन्होंने रिकमेंड करा था फॉर कंडक्टिंग लोकल बॉडी इलेक्शन अंडर ONOE, और कौन उस कमिटी ने क्या रिकमेंड करा था, तो कमिटी ने रिकमेंड करा था बच्चा कि 100 दिन में कंडक्ट हो जाने चाहिए जनरल इलेक्शन विद इन 100 डेज, वन नेशन वन इलेक्शन में, ठीक है। अब वन नेशन वन ONE का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे बहुत डिबेट्स हुए थे। देखिए, जब भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन से बिजी रहती है, क्योंकि देखिए एक स्टेट असेंबली के इलेक्शन खत्म होते हैं दूसरे के चालू हो जाते हैं, हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन में बिजी रहता है, तो उससे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है भारत का। तो एक ही दिन क्यों ना पूरे देश में इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, साथ में हो जाए स्टेट असेंबली के, तो कितना पैसा बच जाएगा। ये भी इसका तर्क था वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो इसमें ये कमिटी ने रिकमेंड करा था यहाँ पर कि 100 दिन में पूरे भारत में जनरल इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। नाउ, क्या की कंसर्न क्या था, हम कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे यही था कि हमें जो स्टेट असेंबलीज है इनको बाईपास करना पड़ेगा, इनके रूल्स को हमें इनके अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तभी ये वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा हो सकता है। चलिए, अब रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ईयर, जो महाशय जस्टिस थे हमारे जिन पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी इम्पीचमेंट की ड्यू टू द करप्शन, ठीक है, तो उनकी वजह से ये टॉपिक इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। सो हमें ये पहला जो स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, अब एक बात समझिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती है, जिनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दे के रखा है कि इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए सो एंड सो, तो वैसे ही होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को आप ऐसे नहीं रिमूव कर सकते जैसे आप IAS ऑफिसर, इनको गवर्नमेंट रिमूव कर देती है, ठीक है। प्रॉपर पार्लियामेंट में डिबेट्स एंड डिस्कशन होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है स्पेशल मेजोरिटी से, और जब मैं स्पेशल मेजोरिटी से बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों असेंबली से मोशन पास होगा और 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग आनी चाहिए, तभी एक जज रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। सो कौन से, अब जज की रिमूवल की हम बात करेंगे तो साथ ही साथ में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, तो बच्चा इनकी पावर भी सेम होती है, इन्हें भी आप इम्पीचमेंट प्रोसेस से ही सिर्फ रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कब जज रिमूव हो सकते हैं, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्शन दैट अंडरमाइन जुडिशियल एथिक्स, क्या उन्होंने जुडिशियल एथिक्स के अगेंस्ट कुछ काम कराओ, जब इम्पार्शलिटी का केस हो, या पब्लिक ट्रस्ट को इरोड कराओ जिससे पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया जुडिशियल सर्विसेज में, जुडिशरी में, ठीक है। तो ये बच्चा ग्राउंड्स होते हैं फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब
कब आपसे कोई पूछा जाए एमसीक्यू में कि जज की प्रोसेस क्या होती है रिमूवल की, तो बच्चा बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों में मोशन पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी। और जब मैं स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ तो मैं 2/3 मेजॉरिटी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। आया समझ में? चलिए बच्चा, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पता होना चाहिए, बट क्लैट एस्पिरेंट्स को लगभग नहीं पता होता है, इसलिए मैंने ये वाला एमसीक्यू यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है बच्चा, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब, अब देखिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है, उनका कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी ऑर्डर होता है, वो पूरे भारत में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में हर एक कोर्ट पर लागू होता है, हर एक सिटीजन पे वो ऑर्डर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन, जो भी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से हमारे पास आया है, तो उसका एक बाइंडिंग नेचर होता है, और उसको हम एक प्रेसिडेंट कैसे, कल को फ्यूचर में कुछ भी डिस्प्यूट होता है लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम एज अ लॉ, एज अ प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं कि देखो भैया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये हेल्ड करा था, तो हम अपनी प्रोसीडिंग्स, जो अपने सबमिशंस होते हैं, उसमें वो चीज हम यूज कर सकते हैं। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, दैट इट्स जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और एक्ट्स आर रिकॉर्डेड एंड हैव एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है बेटा, इनकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है एंड कैन बी यूज्ड एज द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है भारत की, और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है जो भी लॉ लेजिस्लेचर पास करता है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आता है या नहीं आता है। और सुप्रीम कोर्ट is unified three-tier judicial system in India. It is a top of three-tier judicial system. It is above your high court, your lower courts and your district court. ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दिया। अब चलिए बच्चा, यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सीजीआई। अब जो सीजीआई होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? ठीक है, अब जो सीजीआई की पावर होती है, जो सीजीआई की कोई अलग से जो डिसीजन देने में सीजीआई की पावर नहीं, जो सीजीआई होते हैं उनकी सेम पावर होती है नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जब वो डिसीजन पे बैठते हैं, बट सीजीआई इज फर्स्ट इन अ लाइन इन जजेस। ठीक है, सो इट एस्टेब्लिश द प्रोटोकॉल रैंक होती है सीजीआई सिर्फ एज अ 6th हाईएस्ट इन द कंट्री फॉर सेरिमोनियल पर्पसेस ओनली। लेकिन जब जजमेंट डिलीवरी की बात आती तो सब जजेस की पावर लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं है कि सीजीआई ने किसी डिसीजन दे दिया अपना उनके फेयर में किसी केस के तो उसकी 2 वोटिंग काउंट होगी, नो, इट्स ऑल सिमिलर। ठीक है, नाउ इन विच ईयर वॉज रिजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश द ग्लोबल रूल टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन एडॉप्टेड एट यूएन एनवायरमेंटल असेंबली। अब देखिए COP13 सबको पता है, बर्लिन ब्राजील। ठीक है, तो COP30 जैसे ही आता है तो उसी हमें प्लास्टिक पोल्यूशन और इन सबसे हिस्ट्री जो है ना वो स्टैटिक के लिए फिर से काम हो जाती है। तो पहली बार बच्चा कब, कौन से साल में रिजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन की जो एनवायरमेंटल असेंबली है वहां पर, कि हमें रूल्स बनाने चाहिए ग्लोबली टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये बच्चा पास हुआ था आपका 2022 में। चलिए, अब जब हम यूनाइटेड नेशन INC इज अ की बॉडी टू एस्टेब्लिश by which organization to address plastic pollution, तो यूनाइटेड नेशन INC किसने स्टेब्लिश करी है? तो ये स्टेब्लिश करी है आपका जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है उन्होंने। अब जब हम बात करेंगे कि ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूटर कौन है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है ग्लोबली प्लास्टिक पोल्यूशन में, तो वो है इंडोनेशिया। इंडिया नहीं है, इंडोनेशिया है। ठीक है, चलो now which project launched by IMO and FAO with funding from Norway, नॉर्वे ने फंडिंग दी थी, aims to prevent and reduce marine plastic litter from shipping and fisheries। ठीक है, किसको ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा था? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इनको फंडिंग मिली थी नॉर्वे से कि जो सी में आप पोल्यूशन करते हो, ओशंस में आप लिटर करते हो प्लास्टिक, उसको रिड्यूस करा जाए। तो ये पार्टनरशिप, ये फंडिंग मिली थी ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम था।
चलिए, तो पहला प्लास्टिक पैक्ट कब लॉन्च हुआ था? इन 2018 में लॉन्च हुआ था। और कहाँ पर लॉन्च हुआ था, कौन सी कंट्री में लॉन्च हुआ था बेटा? तो वो लॉन्च हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम में। अब हमें इसमें से फाइंड करना इन पर्टिकुलर एमसीक्यूज में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लेट, अबाउट द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएनपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या में। ठीक है बच्चा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन नायरोबी, केन्या। नाउ अगेन, अब यहाँ से देखिए, अब थोड़ा पैसेज, कुछ पैसेजेस ही मैंने आज के सेशन में डाले। तो देखिए, अमेरिका में जो बिल पास हुआ था, इट्स अबाउट दैट, द यूके बिल एंड ऑल। So which bill introduced, who introduced a bill allowing terminally ill patient to request assistance to end their own life? ठीक है, अब देखिए, इसके लिए आपको यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। यूथेनेशिया 1000 बार हम पढ़ चुके हैं, आपके लीगल स्टडीज़ के सेशंस में भी, करंट अफेयर के सेशंस में भी। अब मैं जब यूथेनेशिया की बात करती हूँ, तो ह्यूमन लाइफ को एंड करना, जो पेशेंट्स होते हैं जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट्स में होते हैं, उनकी बहुत कंडीशन खराब होती है, तो उन्हें हमें, इससे अच्छा है, हर एक किसी को मरने का हक भी डिग्निटी से होना चाहिए। तो हम जब ऐसे पेशेंट्स को यूथनेशिया एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो दो टाइप का होता है, या तो एक्टिव या तो पैसिव। और जब हम भारत की बात करेंगे, अरुणा शानबाग वाले केस के बाद, तो कॉमन का केस में ये हेल्ड हुआ था कि भारत में पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। बच्चा पैसिव, इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक्टिव भारत में अलाउ नहीं है, पैसिव अलाउ है। पैसिव मतलब कभी कोई लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम पे, कोई परमानेंट वेजिटेटिव इस पे, कोई मशीन पे जिंदा है, तो मशीन हमें बंद करनी है, सिर्फ, ये पैसिव हो गया। किसी को आप बाहर से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो और फिर उसकी जान ले रहे हो, तो वो एक्टिव यूथनेशिया हो गया। यूके में वो परमिसिबल है, लेकिन भारत में वो परमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस साल इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पर वो पर्सनालिटी की नाम पूछी गई थी कि कहाँ पर यूके में किसने ये बिल इंट्रोड्यूस करा था, तो ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था किम लेडबिटर के द्वारा। Now, in which landmark case the Supreme Court of India recognized right to die with dignity as part of fundamental right to life under Article 21 of the Constitution? तो कौन से केस में ये हेल्ड करा गया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो बच्चा, ये हेल्ड करा गया था आपका जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था 2018 में। और इसी केस से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आता है, वो कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल। कोई पर्सन है, आप हूँ, मैं हूँ, हम पहले से विल बना के जा सकते हैं, लिविंग विल बना के जा सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसी कंडीशन आती कि हम परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, हमारा माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारा जिंदा रहना कोई इतना एसेंशियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम सांस ले रहे, नॉट एबल टू हियर, सी और ईट एनीथिंग। सो ऐसे जीने से अच्छा है मर जाना। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन राइट अ विल दैट हमें हमारी जो हम टर्मिनली इल हो जाए तो हमें पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। ठीक है, तो अब इसको बाद में 2023 में जब कॉमन कॉज सो मोटो इसमें कॉग्निजेंट मैटर हुआ था, सो इन दैट पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइन और थोड़ी रिड्यूस कर दी है। जो पहले आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस थे, उन कंप्लाइंसेस को भी कम कर दिया है। ठीक है, अब पहली कौन सी वर्ल्ड में कंट्री थी जिसने डीक्रिमिनलाइज करा था यूथनेशिया, मतलब यूथनेशिया को अलाउ करा था और कहा था यूथनेशिया देना क्राइम नहीं है? तो बच्चा, वो कंट्री थी नीदरलैंड्स। ठीक है, याद रखिएगा कंट्री का नाम। अब भारत की जब हम करेंटली स्टेटस देखिए यूथनेशिया का, तो कौन सा यूथनेशिया अलाउ है? तो हमारे पास बच्चा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, भारत में सिर्फ और सिर्फ यूथनेशिया ही अलाउ है, पैसिव यूथनेशिया ही लीगल है। चलिए, अब हम फिर से दूसरे करंट अफेयर जो इस साल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उन पे जाते हैं। तो हम जब इंडिया नेशनल नॉलेज नेटवर्क, इसको NKN भी कहा जाता है, ये एक्सपांड हुआ था टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो इंडियन नेशनल नॉलेज नेटवर्क में कौन कौन से नेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर इन्वॉल्व है बांग्लादेश, भूटान, सॉरी मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। आई एम अगेन रिपीटिंग,
जो इंडिया नेशनल नॉलेज नेटवर्क था, ये इनिशिएटिव था साइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें था बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स. Now, which satellite did India launch in 2017 to offer communication service to SAARC member nation? तो भारत ने 2000 तो भारत ने 2017 में एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी. अब देखिए हम जब सार्क नेशंस की बेटा बात करते हैं ना, तो हमारे लिए सार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो हमने उन्हीं का, क्योंकि सब हमारी सॉरी, माय थ्रोट इज एकिंग लाइक एनीथिंग. हाँ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. क्लैट सामने आ रहा है, मेरी जैसे अपनी तबीयत मत खराब कर लेना. चलिए, तो कौन सी वो सैटेलाइट थी जो भारत ने लॉन्च करी थी, जो सार्क कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए. सार्क हमारे लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से, रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जो भी सार्क में पार्टनर कंट्रीज है. तो हमने साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च करी थी इन पर्टिकुलर सार्क नेशंस को सपोर्ट करने के लिए. अब मैं सार्क की बात करूंगी, फुल फॉर्म बताने की तो मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है? तो बच्चा, सार्क का पहली बात तो ऑफिस सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में लोकेटेड नहीं है, तो सीधा गलत हो गया. 10 मेंबर नेशंस नहीं है सार्क में, ठीक है. तो अफगानिस्तान न्यूएस्ट मेंबर था सार्क का इन 2007, ये यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट ऑब्जर्वर. ठीक है, तो कौन कौन ऑब्जर्वर है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन आर द परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ सार्क. ठीक है. Now, which of following SAARC specialized bodies correctly paired with location? ठीक है, तो बच्चा, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल थिम्पू भूटान में नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है. सेम विद दी सार्सो. जब हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसका लोकेशन न्यू दिल्ली में, यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं. साउथ एशियन, साउथ जो यूनिवर्सिटी है ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ये करेक्ट आंसर है आपका. नाउ, which of the statement below is correct regarding the key suggestions for overhauling of NTA? अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट, ये इस साल बहुत डिबेट में रहा है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हुआ था ऑफ द बैंकिंग एग्जाम्स एंड सो गवर्नमेंटल एग्जाम्स, तो उसलिए ये वाला फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो जो NTA है ये गवर्निंग बॉडी है जो फीचर करती 3 सब कमिटीज फॉर ऑडिट, एथिक्स एंड स्टेक होल्डर रिलेशंस. नाउ, which of the following is incorrect regarding recommendation for restructuring national testing agency? तो कौन से स्टेटमेंट हमें देखना कि करेक्ट है? देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में अपने आप बहुत सारी दिक्कतें थी, तो इसको रिफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बच्चा? तो ये है, NTA should work jointly with a body like UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड SCSIR ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. ये बिल्कुल सही है. कहा गया था कि जो एग्जाम सेंटर्स थे वो कैंडिडेट के लोकेट होना चाहिए उनके होम से, ताकि कन्वीनियंस हो चुके. ऐसा नहीं जो बिहार का बच्चा है उसको आप महाराष्ट्र में सेंटर दे रहे हो, जो महाराष्ट्र का बच्चा है उसको आपको झारखंड में सेंटर दे रहे हो. ठीक है, तो सेंटर लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए. And NTA aims to set up 1000 secure test centers with priority to government institution. ठीक है, प्राइवेट इस पर रिलाई नहीं करना एग्जाम्स के लिए. यहाँ पर यह भी रिकमेंड था क्योंकि प्राइवेट वहाँ पे बहुत जगह दिक्कतें होती है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी हाई व्हेन यू आर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन. तो जब हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करेंगे तो कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 2017 में. चलिए, अब हम थोड़ा सा, जो इस बार मॉडर्न हिस्ट्री के भी 2025 में क्वेश्चंस आए थे तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो आज के सेशन में हम करंट अफेयर के कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखेंगे. सो इन द विच प्राइम मिनिस्टर वर टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू द प्रीएम्बल. ठीक है, तो बच्चा ये प्रीएम्बल हमारा ओरिजिनली, हमारे पास प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर ये टर्म्स नहीं थे. इसको हमने 73 और
44th और 42nd कौन सा अमेंडमेंट था जिससे हमने ये वर्ड्स ऐड करे थे? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वर्ड ऐड हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की ये आइडियोलॉजी थी, हम सिर्फ मुस्लिमों की सरकार नहीं है, हम हिंदुओं की सरकार नहीं है, हमारे लिए चारों धर्म बराबर है और गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए वर्ड उन्होंने ऐड करे थे। ये वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो प्रियम्बल होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ऑब्जेक्टिव बताता है। सो दिस वर्ड्स वर एडेड एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। नाउ मुझे फटाफट बताइए कौन सा वो अमेंडमेंट था जिसके थ्रू 19, मैं आपको ईयर भी बता देती हूँ, ये वर्ड्स ऐड हुए थे 1976 में। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्ड्स ऐड हुए थे? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया नेशनल एंथम इज करेक्ट? तो इंडिया का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, क्या वो रिटर्न करा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने? क्या उन्होंने वंदे मातरम नहीं लिखा था? मुझे फटाफट बताइए। नाउ नेशनल एंथम ऑफिशियली हमने क्या एडॉप्ट करा था 1950 में? तो यस बच्चा, हमने 24 जनवरी 1950 में जो हमारा नेशनल एंथम था जन गण मन, इसको हमने ऑफिशियली एडॉप्ट करा था। ठीक है। नाउ हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग? जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको किसने डिजाइन करा था? तो उसको डिजाइन करा था पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है। नाउ which early civilization is generally regarded as originator of the earliest known form of democracy? तो डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी वर्ड था या जो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी थी, कहाँ से आई? सबसे पहले कौन सा वो एम्पायर था जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती थी? क्या वो इजिप्शियन एम्पायर था, क्या चाइना या मेसोपोटामियम? सो इट इज एंशियंट ग्रीस। नाउ approximately how many princely states existed in India in the country attended independence? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने अखंड भारत करा था एंड उन्होंने जो अखंड भारत का सपना था वो पूरा करा था, इतनी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर एक देश बनाया था। सो हमारे पास जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था और हमारे पास थी 565 princely states in India at the time of independence. Now, regarding the features of Indian Constitution, which of following statement is or are accurate? इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्टेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड? बच्चा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमारा सबसे लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, हम शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। Now it establishes a federal system with a strong central government. Yes. अब देखिए इस पर भी डिबेट है, कोई कहता है क्वाज़ाई फेडरल है, कोई कहता है फेडरल है। ठीक है, सो वी आर अ क्वाज़ाई फेडरल एंड अ फेडरल एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्स डिवाइडेड है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जब भी इमरजेंसी की बात आती है तो पूरी पावर किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पर या कुछ ऐसी सिचुएशन आती वॉर वाली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पर भी। तो सेंट्रल और जो मेजर बड़े डिपार्टमेंट से आपके डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किसके पास? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। नाउ इट कंबाइंस रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडमेंट प्रोसीजर। बच्चा ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से तो अमेंड हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पर उसको अमेंड करना भी मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब भी अमेंडमेंट की बात होगी सो कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं होना चाहिए। कभी फंडामेंटल राइट अमेंड कर रहे हो तो आपको देखना होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होना चाहिए, तभी आप फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे यहाँ चलती है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला केस, इस पर लैंडमार्क केस था बच्चा। केशवानंद भारती, उसने क्या कहा था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, इवन आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हो। चलिए, जो इंडिया एंड जापान वर्क कर रही थी फॉर सेमीकंडक्टर हब, हमने देखा था इस बार सेमीकंडक्टर मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ चाइना। ठीक है, तो हम ताइवान पर इस बार सपोर्ट हमारा डालने वाले। नाउ which non-partisan organization partnering with Ministry of External Affairs
कन्वेंस द इंडिया जापान फोरम टू बूस्ट बायलैटरल एंगेजमेंट। तो अनंता सेंटर जो है ये नॉन पार्टीसन ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनर कर रहा है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ, ताकि इंडिया जापान की बायलैटरल एंगेजमेंट बूस्ट हो सके। नाउ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बिलो करेक्टली डिस्क्राइब द क्वाड। ठीक है, क्वाड में कितनी, 4 कंट्रीज है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की जब हम बात करेंगे तो इसके खिलाफ कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1000 बार हम ये कंट्रीज के बारे में डिस्कस करके चाहे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए कौन पार्टनर इसका। सो क्वाड ऑफिशियली कब फॉर्म हुआ था बच्चा, क्वाड ऑफिशियली फॉर्म हुआ था, याद रखना 2007 में, अंडर जो जापान में उसमें चेयरमैनशिप सिनोजो उनके अंडर, और ये डोरमेंट था 2008 में। नाउ क्वाड को रिवाइव्ड करा गया था 2018 में ड्यू टू द राइजिंग कंसर्न ओवर द चाइना एक्सपांडिंग रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इसकी फॉर्मल समिट 2021 में हुई थी। और क्वाड फंक्शन करता है किसके थ्रू, समिट्स के थ्रू, मिनिस्ट्रियल टॉक्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस होती है हमारी कंट्रीज के बीच में, कॉर्पोरेशन ऑन टेक्नोलॉजी एंड सो। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरिएट है और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो लैक करता है, तो ये एक नाटो की टाइप है, ये मेंबर तो लेकिन कोई फॉर्मल सेक्रेटरिएट नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी पे काम करता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ ये बेसिकली हमने क्वाड बनाया था कि चाइना का डोमिनेंस इंडो पैसिफिक रीजन में ना बढ़े, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नाउ which of the following is not a part of 2-1-2 dialogue partnership। तो 2+2 dialogue partnership का पार्ट कौन नहीं है, तो यूएस पार्ट है बच्चा, रशिया पार्ट है, जापान पार्ट है, इंडिया पार्ट है, बट जर्मनी उसका पार्ट नहीं है। नाउ which option accurately describe the Japan geographical and political characteristics। तो बच्चा हम जब जापान की बात करेंगे तो क्या जापान कंप्राइज करता है 7 मेजर आइलैंड को और 3000 स्मॉलर वंस इन ईस्ट एशिया, ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ जब हम माउंट फुजी की बात करेंगे तो ये जापान का हाईएस्ट पॉइंट है। ये क्यों मैं जापान की हिस्ट्री बता रही हूँ, देखिए क्योंकि क्वाड में जापान भी आता है, वो रिलेटेड है। और जब हम राइसिना डायलॉग की भी बात करेंगे तो जापान रिलेटेड और इंडिया जापान के साथ कोलैबोरेशन बहुत हुआ है, तो उसके बारे में हमें बेसिक मेजर फैक्ट्स पता होना चाहिए। द कंट्री सिट्स ऑन द रिंग ऑफ फायर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रिजल्टिंग इन फ्रिक्वेंट क्वेक्स एंड वॉल्केनिक, इसीलिए बार बार जापान में अर्थक्वेक आते रहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाउ इंडिया एंड जापान कोलैबोरेट इन वेरियस ग्लोबल फोरम्स इन विच ऑफ फॉलोइंग दे आर नॉट पार्टनर। तो हमें ये बताना कि इंडिया एंड जापान किस में पार्टनर है, ऑफकोर्स क्वाड में पार्टनर है, इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी जापान मेंबर कंट्रीज है और एशियन डेवलपमेंट बैंक में। लेकिन जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो ना तो इसमें इंडिया है ना तो इसमें जापान है। यूरोपियन यूनियन में कौन है, यूरोप की कंट्री। और जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो फटाफट मुझे बता दो करंट में कितनी कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, 27। पहले कितनी थी, 28। लेकिन ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद, ब्रिटेन ने कब एग्जिट करा था, 2018 में, अब कितनी बची, 27 कंट्रीज। चलिए, जब बच्चा हेनली पासपोर्ट हर साल रिलीज होता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम 2025 की बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, तो इस बार इंडिया की रैंक क्या रही है उसमें, तो हमारी रैंक रही है बच्चा 85th, हमारी रैंक कम हुई है। नाउ इस पे क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कि किस कंट्री को क्या रैंक दी जाएगी। तो बच्चा इस पे डिसीजन ये होता है कि नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एसेसिबल विदाउट अ वीजा, उस कंट्री में कितने डेस्टिनेशन एसेसिबल है विदाउट अ वीजा। नाउ अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ट प्लेटफॉर्म कंपेयर द मार्केट, विच कंट्री वाज लिस्टेड अमंग दोज विथ मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट इन 2025। तो 4, तो सबसे ज्यादा महंगे और एक्सपेंसिव पासपोर्ट्स कौन से कंट्री में है, तो दैट इज इन मैक्सिको। नाउ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यूजेस डेटा फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर इट्स रैंकिंग। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा यूज करता है टू प्रिपेयर इट्स रैंकिंग, तो इट इज IATA। नाउ हु इज CEO ऑफ हेनली एंड पार्टनर्स, का CEO कौन है, ठीक है बच्चे, इसके CEO कौन है, स्टीफन। नाउ the UAE has climbed rapidly in global mobility ranking। तो currently visa free access to how many destination in UAE, तो UAE में 185 destinations पे आप वीजा फ्री जा सकते हो। How does national youth policy define youth in India? Again
अब ये फिर से हमारा थोड़ा हिस्ट्रिकल मॉडर्न इंडिया की हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की इस बार जयंती थी। तो युद्ध क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो जो 15 से 29 साल के बच्चे होते हैं वो युद्ध की कैटेगरी में आते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी 2021। Now, before adopting the name Vivekanand in 1983, the request of Khetri ruler, what did Swami Vivekanand use? तो इसके पहले वो क्या यूज करते थे? तो स्वामी विवेकानंद जी का सच्चिदानंद, ठीक है। Now, what spiritual part does moksha highlighted by Swami Vivekanand emphasize knowledge and wisdom alongside Raja योग, कर्म योग and भक्ति योग? तो राज योग, कर्म योग और भक्ति योग के अलावा कौन सा एक योग होता है इस पर स्वामी विवेकानंद जी? तो वो है जन योग, ठीक है। नाउ विच इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1899? देखिए इन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन पर काम करा था और ये पहले ही बिकम द फर्स्ट परमानेंट रेसिडेंट एंड रिमेन्स लिंक्ड टू हिज स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो वो इंस्टीट्यूशन था बेलर मठ, ठीक है। नाउ which of the following is not among the 5 major focus areas in draft national youth policy? तो draft national youth policy 2024 में हमारी बनी है फिर से। तो इसमें फोकस एरिया क्या क्या है बच्चा इस बार के? एडुकेशन है, यूथ लीडरशिप है, सोशल जस्टिस है एंड इवन यूथ का पार्टिसिपेशन भी है। पॉलिटिक्स में ये भी था लेकिन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इसका पार्ट नहीं है। चलिए, now who describes Swami Vivekananda as a spiritual father of modern nationalist movement? तो किन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल फादर है इंडियन मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट के इन बंगाल? तो ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका था 2 साल के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। पहलगाम अटैक के बाद ये वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यूएनसी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करेंगे तो इसका पार्ट है ये। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो हम सही देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं बच्चा। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के? फटाफट मुझे बता दीजिए कौन है, बताइए। क्या इंडिया पार्ट है? बिल्कुल नहीं पार्ट है। तो बच्चा आपकी जो मेजर कंट्रीज है यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस आर द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स। और इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ 2 ईयर टर्म्स, ये भी सही है। परमानेंट मेंबर्स होल्ड विटो अथॉरिटी। यस, परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास विटो पावर होती है। यूके ने इस बार सपोर्ट करा था, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करे थे तो उन्होंने कहा था इस बार वो बात रखेंगे कि अब इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि अपने आप में बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तो वी डिजर्व टू बी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब फायदा क्या है परमानेंट मेंबर का? तो बच्चे जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो परमानेंट मेंबर्स के पास होते हैं। जो प्रोसीजरल डिसीजंस होते हैं, कुछ चेंज करना होता है तो उन पर प्रॉपर रिजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। लेकिन मेजर डिसीजंस एंड पॉलिसी होल्डिंग्स कौन करते हैं? परमानेंट मेंबर्स। नाउ विच कंट्री नेवर सर्व्ड एज नॉन परमानेंट? तो इजराइल ने कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सर्व नहीं किया है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किसके पास है नॉन परमानेंट मेंबर का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? तो वो रहा है आपके जापान के पास। चलिए बच्चा, अब हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गठन हुआ था तो वो 2 मिनिस्ट्री से मिल के बनी थी। तो मुझे फटाफट बता दीजिए कौन सी 2 मिनिस्ट्री से मिलकर बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? सो चलिए, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन सितंबर 2024 बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गुजरात गवर्नमेंट टू इनकरेज वाटर कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन? तो जल संचय जन भागीदारी ये इसका मिशन था। ये मिशन लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में। गुजरात गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च करा था मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। अब कौन से डिपार्टमेंट ओवर विच डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओवर से जल जीवन मिशन? तो जल जीवन मिशन कौन देखता है? हर घर में पानी पहुंचना चाहिए रूरल एरियाज में, ये मिशन का उद्देश्य था। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इस मिशन को देखता है। नाउ अकॉर्डिंग टू
annual groundwater quality report 2024 which is most common in India ग्राउंड वाटर। तो कौन सी दिक्कत सबसे ज्यादा है हमारे ग्राउंड वाटर में, तो वो है बच्चा कैल्शियम की। और आज का द हिंदू का भी आपने एनालिसिस करा होगा, तो यूरेनियम की जो लिमिट्स है जो नहीं होनी चाहिए थी वो लिमिट्स बहुत ज्यादा पानी में बढ़ चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को हेल्थ हैजार्ड भी इससे हो रहे यूरेनियम की लिमिट बढ़ने से, ठीक है। तो अपने आप में ये कुछ दिक्कतें हैं जो हमारी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। नाउ what percentage of groundwater samples from Indian northeastern state were rated excellent for irrigation 2024 assessment। नॉर्थ ईस्टर्न से एक्सीलेंट इरिगेशन असेसमेंट के लिए 100% ग्राउंड वाटर सैंपल्स का परसेंटेज निकला, दैट दे आर वेरी एक्सीलेंट। नाउ विच वाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी क्रिएटेड अंडर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो कौन सी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से पहला यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सी बनी थी बच्चा, तो आपका ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट 2025 व्हाट वाज ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2024। तो कितना ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हम वर्ल्ड में, कभी हम 2025 की रिपोर्ट की बात करेंगे तो वर्ल्ड में 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नाउ which factor did 2025 labor market trends report identifies putting a strain on global job market। तो क्यों ग्लोबल जॉब मार्केट खत्म हो रहा है, कंट्रीज में जो लोग बाहर माइग्रेट हो रहे काम करने के लिए उनको काम नहीं मिल रहा, वो इसलिए काम इस बार प्रॉब्लम है। हमने खुद ने यूएस ने देखा है, यूएस में जो दिक्कतें हो रही, जो कनाडा में दिक्कतें हो रही, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है देशों के बीच में, जो इंटरनेशनल अफेयर्स आप कभी फॉलो कर रहे होंगे, तो जो इंटरनेशनल टेंशन चल रही है, जो कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन द कंट्रीज, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल स्टेज। नाउ विच ग्रुप सॉ नोटेबल ड्रॉप in labor force participation rates in 2024 as per the report। तो कौन से ग्रुप था इसमें से, क्या ओल्डर वर्कर्स को जो हाई इनकम कंट्रीज में थी क्या इनका ड्रॉप हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, क्या विमेंस का ड्रॉप हुआ या यंग मैन का। तो बच्चा जो लो इनकम कंट्रीज थी वहां पर जो यंग मैन है उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही है, तो ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल इशू है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन द कंट्री। So according to GPD 2021 study, what was India's total fertility rate in 2021? तो फर्टिलिटी रेट भारत का एज पर जीटीपी स्टडी के हिसाब से कितना है, तो इट इज 1.9। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ पर है, एवरेज 6.6 बर्थ पर विमेन, तो बच्चा वो है आपका नाइजीरिया में, नाइजर। नाउ what was the earlier name of national crash scheme administered by ministry of women and child। देखो जो क्रैश फैसिलिटीज होती बेसिकली वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले रूम बने होते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज होती, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वर्किंग वुमेन होती है, जो उनके 3-4 साल के बच्चे वो उनके साथ काम पर लाती, तो क्रैश फैसिलिटी होना जरूरी है हर एक एम्प्लॉयमेंट में। तो इस स्कीम का पहले क्या नाम था, तो बच्चे इसका नाम था राजीव गांधी नेशनल क्रैश स्कीम। नाउ which institution at University of Washington conducts global burden of disease study। तो GBD स्टडी कौन कंडक्ट करवाता है, जो फर्टिलिटी रेशियो नापता है तो वो कंडक्ट करवाता है बच्चा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। नाउ विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया आर करेक्ट। सो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो सिक्किम हैज लोएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन पर वुमेन, Bihar record the highest total fertility rate and Andaman and Nicobar लद्दाख है लोएस्ट। तो बच्चे तीनों स्टेटमेंट सही है। सबसे ज्यादा लोएस्ट का भी हम टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो सिक्किम में, और सबसे हाईएस्ट बिहार में, ठीक है। नाउ व्हाट डज फर्टिलिटी रेट रिफर टू। तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो बच्चा फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वुमेन इज लाइकली टू हैव ड्यूरिंग अ रिप्रोडक्टिव ईयर्स। जब तक उसका मेनोपॉज नहीं होता तब तक वो कितने बच्चे हेल्दी बेबीज को वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उस हिसाब से हमारा फर्टिलिटी रेट डिसाइड होता है। सो नाउ जो कुंभ मेला स्टैम्पीड थी वो बहुत चर्चा में थी 2025 में इन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। सो उस वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता जानना थोड़े बहुत कुंभ के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी
कुंभ मेला इज लिंक टू विच मेजर माइथोलॉजिकल इवेंट? क्यों कुंभ होता है? क्या उस दिन गंगा आई थी हेवन से, या आदि शंकराचार्य ने मेडिटेट किया था हिमालय में, बैटल बिटवीन द रामा एंड रावण? सो इट इज अ चर्निंग ऑफ द ओशन, ठीक है। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट कुंभ मेला इज एक्यूरेट? इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज बाय एम्परर अशोका, ये बिल्कुल गलत है। क्या पहला कुंभ 1947 में हुआ था? ये भी गलत है, कुंभ उससे पहले होते हुआ आ रहा है। कुंभ मेला इज होस्टेड टू 6 डिफरेंट लोकेशन इंडिया न्यू। सो यूनेस्को ने कुंभ मेला को लिस्ट करा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2017, ठीक है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। Now, who is credited with transforming Kumbh Mela into large scale congregation of ascetic and spiritual figures? तो किसने करा था? तो जो आपके आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने ट्रांसफर करा था कुंभ मेला को एक स्पिरिचुअल फिगर के रूप में। नाउ, in which year did Canada officially join UK-USA agreement becoming a member of Five Eye Intelligence Network? तो यूके यूएसए अग्रीमेंट ऑफ 5 आई इंटेलिजेंस नेटवर्क में कनाडा ने कब ज्वाइन करा था? तो कनाडा ने ये ज्वाइन करा था 1948 में। आप बोलेंगे मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चा इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब हम रायसीना डायलॉग की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सो विच सीनियर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल हेडेड द अमेरिकन डेलीगेशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025? तो रायसीना डायलॉग 2025 किसने हेल्ड करा था? तो ये हेल्ड करा था तुलसी गबार्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने। नाउ विच कंट्री हैज इनकरेज्ड इंडिया टू जॉइन द क्वाड अलायंस यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइना असर्टिव एक्शंस? हमने देखा था कि चाइना जो इंडो पैसिफिक एरिया में अपना डोमिनेंस जमा रहा था, उसीलिए क्वाड बना था। तो कौन सी कंट्री ने इनकरेज करा था टू जॉइन दिस क्वाड अलायंस? तो इट इज अ फिलीपींस। नाउ इन विच ईयर वॉज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वॉज एस्टेब्लिश? जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कब बना था बच्चा? तो ये बना था 1990 में। नाउ जब हम इंडो पैसिफिक रोल और रायसीना डायलॉग की बात करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? द ग्लोबल लीडर्स विल इंटरेक्ट अक्रॉस मल्टीपल सेशन, ठीक है, ये बच्चा सही है। इसमें ग्लोबल लीडर मल्टीपल सेशंस करते हैं 6 पिलर्स पर। द नेम रायसीना डायलॉग ओरिजिनेट फ्रॉम द किंग ऑफ हिस्टोरिक साउथ इंडिया रायसीना डायनेस्टी, ये कुछ भी बेतुका है, ये गलत है। नाउ 2026 edition of dialogue will take place in Geneva? No, again wrong. So statement 1 is your correct. What was chief objective of गांधी चंपारण मूवमेंट? अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो गांधी जी ने जो चंपारण मूवमेंट करा था 1971 में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए उस बार मेडिवल हिस्ट्री पर आया था पैसेज, इसलिए अभी भी हम इंपॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री करने वाले हैं। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव था बच्चा? तो उनका ऑब्जेक्टिव था जो इंडिको कल्टीवेटर्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज उनसे जबरदस्ती इंडिको उंगवा रही थी, जिससे जमीन बंजर हो रही थी, वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो रहा था, ठीक है। व्हाट वाज द कॉमन फीचर ऑफ गांधी चंपारण अहमदाबाद एंड खेड़ा मूवमेंट? तो इनका क्या मेजर कॉमन फीचर क्या था इन तीनों मूवमेंट में? तो यहाँ पर मेजर जो फोकस था, यहाँ पर ये लोकलाइज स्ट्रगल था एट स्पेसिफिक लोकल इश्यूज। नाउ which provision of Rowlatt Act was considered the most objectionable? तो जो सिस्टम था उसका क्या सबसे ज़्यादा जो ये एक्ट था रोलाट एक्ट, ये क्यों बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था बच्चा? तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था क्योंकि डिटेंशन यहाँ पर ये वाले पर्टिकुलर एक्ट में ये बहुत ज़्यादा क्रूअल था। यहाँ पे आप डिटेंशन कर लेते थे बट विदाउट अ ट्रायल। सो अगेन ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अब मुझे फटाफट बता दीजिए, जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो व्हाट वाज द रीजन महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ठीक है, सो बच्चा सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सेडिशन अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। और फटाफट आंसर देना है, एकदम चुप नहीं बैठना है। क्लास हम एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो बच्चा आज ये जो भी पीडीएफ की टेंशन मत लो, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे डल जाती है, टीम ने ऑलरेडी डाल के रखी है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो और आज के करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करने, जो कल की क्लास हुई थी वो भी हमें अच्छे से पढ़ना है। एंड अगेन आई एम सेइंग यू दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। करंट अफेयर ऐसा कुछ नहीं होता ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हमें करना ही है, ठीक है सुहानी।